हियर। सो इस वीडियो के अंदर हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, n-1 डी सब शेल के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब शेल के अंदर एंटर कर रहा है तो वो एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं आपको पूरा चैप्टर पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको कोई थ्योरेटिकल्स इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इन्हें हम और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो आपको इन्हें पता होगा कि इन्हें हम और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। पर क्यों इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इनका जो बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे, है ना, और इस साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये लाई करते हैं इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो इनका बिहेवियर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो भी क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, शो करता है वो, इसीलिए इसे हम और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये एस एंड पी ब्लॉक के बीच में लाई कर रहे हैं और इनका जो बिहेवियर है वो ट्रांजिशन बिहेवियर है। एस और पी यानी कि एस वाले कैरेक्टर्स को भी ये शो करते हैं और पी वाले कैरेक्टर्स को भी, इंटरमिक्स कैरेक्टर्स को ये शो करते हैं, इसलिए इसे हम और क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे कैसे होते हैं? मेटल्स, ठीक है। तो सारे के सारे, कोई भी नॉन मेटल या फिर डिफरेंट मेटलाइट नहीं होता, सारे के सारे कैसे होते हैं? मेटल्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर नोट करो कि इसके अंदर जो कौन से ग्रुप आते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 ये वाले जो ग्रुप हैं ये हमारे कहाँ पे किसके अंदर आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो 4 बातें लर्न हो गई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर एंटर करता है n-1 डी सब शेल। अब ये क्या है ये भी अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगी। सेकंड बात कि इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। थर्ड, ये सारे मेटल्स होते हैं और ये ग्रुप कौन से होते हैं? 3 से लेकर के 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर हमारे को करनी है कि किस तरीके से इनकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखेंगे, तो उसे आप नोट कर सकते हो कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारी क्या होती है? n-1 ये तो यही रहेगा, और यहाँ पे डी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन। आप देखो आपको पता है कि जो हमारी डी सब शेल है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना। कौन कौन सी हैं वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। चलो, dxy, dyz, इसे भी आप नोट कर लो, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। अब हमें पता है हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 से 10। इसके बाद यहाँ पे ns 1 से 2, यानी कि जो s वाली ऑर्बिटल है, s वाली सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा किसका बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया, आपके डी ब्लॉक्स एलिमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी दे देती हूँ। जैसे कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर एंटर करता है? n-2 एफ सब शेल के अंदर, यानी कि वो एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो एफ सब शेल के अंदर एंटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसे हम क्या बोल रहे थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इन्हें हम और क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसे नोट कर लेना। और इनका अब ये जो प्लेस है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा होगा आपने, तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल होती है उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल हो गई, इसके नीचे इनकी पोजीशन होती है। और 2 ग्रुप में इस तरीके से 2 पीरियड्स आपने देखी होंगी, है ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक क्या होती है हमारी? लैंथेनाइड्स एंड सेकेंड वन इज एक्टिनाइड्स। तो इसे लिख लो, लैंथेनाइड्स। इसे चलो मैं लिख देती हूँ, लैंथेनाइड्स सीरीज एंड सेकेंड वन इज एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या पढ़ना है? बेसिकली लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसी के साथ साथ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो
हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये दो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एफ ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उस वाले ग्रुप की बात करोगे तो उसमें से ये दो क्वेश्चंस जो हैं जनरली देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोबारा से अपने डी ब्लॉक एलिमेंट की डिटेल में, और फिर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की डिटेल में बात करेंगे। तो देखो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें मैंने आपको बताया कि ये कौन से ग्रुप से आते हैं। 3 ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं इसमें सीरीज़ लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास एक 3D सीरीज़ होती है, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। अब ये सीरीज़ क्या है, ये तो हमारे इस तरीके से होते हैं ना। पीरियड और ग्रुप का तो आपको आइडिया होगा, आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सीरीज़ हो गई हमारी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसके अंदर ये 4 सीरीज़ आती हैं। इन्हें भी आप नोट कर लो कि कौन कौन सी सीरीज़ हैं जो कि हमारे इसके अंदर डी ब्लॉक के अंदर लाई करती हैं। तो ये 4 सीरीज़ हैं, 4 पीरियड हैं और 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को लिखें यहाँ पर, मैं इसे लिख देती हूँ 3, 4 है ना, ये वाले ग्रुप नंबर हो गए ये इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इस तरीके से सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखो आपको कौन से एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मस्ट लर्न करने ही करने हैं। तो जो हमारे 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ के आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा और उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो इसी का एक लर्न करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको चलो बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्कैंडियम है, तो यह इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो। इस वाले ग्रुप को कैसे लर्न करोगे, T, ठीक है, ज़रा, हाफ। तो इसे आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, इस तरीके से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। वो नवाब था, ठीक है। इसके बाद ये वाले ग्रुप को करोड़, मोती, वाला, ठीक है। आई थिंक अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना इस तरीके से आप इन्हें लर्न कर सकते हो बहुत ही ईजिली। अगला यहाँ पे इसे कैसे लर्न करना है, मन तक रहे, कोई भी जो बात है वो बस मन तक रहे। तो इस तरीके से ये बस एक वे है लर्न करने का। अगर आपके पास और कोई वे है लर्न करने का तो आप उस तरीके से लर्न कर सकते हो। बस ये मैं आपको इजी करने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। और ये वाले जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, ये आपके अगर आप फ्यूचर में भी अपनी BSc या फिर MSc केमिस्ट्री से कंटिन्यू करोगे तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वहाँ पर तो आपको फर्दर ये सारे ही लर्न करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक है जैसे आप इन्हें लर्न कर सकते हो। फिर यहाँ पे फिर रूठा ओ सन, ठीक है, फिर रूठा ओ सन, RU है ये, RU, फिर रूठा ओ सन। इसके बाद यहाँ पर कौन रहेगा आयरलैंड में कौन रहेगा, इस तरीके से इसे लर्न करना है, ठीक है। यहाँ पर अगला देखो, ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये इसे ऐसे नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो बहुत इजी बन गया है इस तरीके से। अब मैं देखो इजीली लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे को ये इस तरीके से याद है। इस तरीके से आप इसे शॉर्ट करके लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 11 और 12 के लिए हम इसे ऐसे लर्न करेंगे, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो सबसे सस्ता है उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे महंगा, और गोल्ड से महंगा, इसलिए इसे सबसे नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये जस्ट एक वे है याद करने के। लास्ट वाला जो है हमारा वो हमारा कौन सा है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो इसको आपको कैसे लर्न करना है, ये वाला जो अगर आपको पता हो, जो हमारा 12th ग्रुप है इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि डी ब्लॉक्स जो है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन ये जो 12th वाला ग्रुप है ये कौन से होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा N-1 डी सब शेल के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन ये क्या है, हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्यों है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरे मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। बट अगर आपको ये सारे लर्न नहीं करने हैं, आप ये देखो वैसे तो पता होना चाहिए, लर्न तो होनी चाहिए, बट आपको ये वाली जो सीरीज़ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये यहाँ तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देती हूँ, आप इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों हमारे ये जो 12th ग्रुप एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये हमारे क्यों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह कंसीडर होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। 12th हमारे क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसे आप नोट करते रहो और आप पूरा नोट करना। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जस्ट लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आप उसे देखोगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो हमारे जो 12th ग्रुप है इसे हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि जो हमारा
इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो बहुत इजी तरीके से। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक सेकेंड। तो जिनके अंदर हमारी जो डी ऑर्बिटल है वो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि डी ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट फिल होनी चाहिए, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब ये क्या है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात इतना लिख लो कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल जो है हमारी वो क्या होगी, इनकम्प्लीट फिल होगी, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। तो आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, देखो कॉपर के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ लोगे। अगर मैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रही हूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, 29। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो इसे तो हम पूरा कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तक किसकी हो जाएगी, आर्गन की। तो इसे मैं लिख सकती हूँ आर्गन इस तरीके से, और 3d10 4s1। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, देखो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना सिखाया नहीं है, बट आई होप आपको वो आता ही होगा, क्योंकि 11th क्लास के अंदर आपने वो पढ़ा है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जो चीज़ें आपको पता है वो मैं नहीं बता रही हूँ, बट फिर भी आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जैसे हमारा निकल होता है, तो निकल में हम कहाँ किस तरीके से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है। तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं ना, आर्गन 3d8 4s2 3d8 4s2। तो आप जब इसको पूरा फिल करोगे तो ये हमारे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने होंगे, 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो आपको आता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, आर्गन के पास जस्ट कॉपर आया, तो यहाँ पे आप कहना आपके अकॉर्डिंग ये ऐसे भी तो आप इसे लिख सकते हो कॉपर को 3d9 एंड 4s2, है ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारी डी ऑर्बिटल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एस से यहाँ पे आ जाए, 9 इसमें आ जाए डी ऑर्बिटल के अंदर, तो ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल हो जाएगी। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो डी ऑर्बिटल है अगर वो हाफ फिल हो, इस तरीके से जैसे हैं, अगर ये हाफ फिल हो या फिर कंप्लीटली फिल हो, तो ये क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल ये इनमें भी इसी तरीके से कॉपर में भी क्या होता है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, जंप करके D9 में आ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं फिर, 3d10 4s1। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि हमने क्यों किया है इस तरीके से। एक्चुअली में तो ये होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन क्योंकि 3d10 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जंप करके यहाँ पर आ रहा है। तो एक यहाँ पे अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर तक आप समझ गए होगे। अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अब आपको मैं ये बताई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये जो प्रॉपर्टी है इसे एक्सप्लेन कर रहे थे हम। हाँ, अब देखो कॉपर में क्या था, इसे मैं लिख दूँ इस तरीके से, आर्गन 3d10 4s1। तो अगर हम इसकी कॉपर की क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो हर एक एलिमेंट की दो स्टेट होती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो डी ऑर्बिटल दिख रही होगी वो क्या दिख रही है, कंप्लीटली फिल दिख रही है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी थी कि उसकी जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट फिल होनी चाहिए, आइदर इन ग्राउंड या फिर एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तब तो हम इसे एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने देखा कि जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है और कहाँ पर आ जाएगा हमारा, इस तरीके से 3d9 4s2, है ना। तो अब यहाँ पर जब हुआ क्या हुआ, यहाँ पर अब हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने जंप करना, सॉरी ये वाला इसे इस तरीके से समझो। देखो ये चीज़ तो ग्राउंड स्टेट तक क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक्साइटेड स्टेट की बता रही थी। तो एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये वाला जो है ऑर्बिटल बाहर है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही निकलेगा। तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे कॉपर प्लस। तो जब हमने कॉपर प्लस को देखा तो कॉपर प्लस में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये कितना रह जाएगा, आर्गन 3d10। यानी कि अगर हम कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये एग्जिस्ट करता है तब भी ये क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। लेकिन अगर कॉपर +2 में आ जाए तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकलना पड़ेगा, 10 वाले से निकलना पड़ेगा। आ रहा है ना ये चीज़ समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 3d9। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल नहीं है, इनकम्प्लीट हो गई है ना। देखो इसे यहाँ से इस तरीके से देख लो, मैं आपको पूरा ये ड्रॉ करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट फिल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता था पर यहाँ पर नहीं है। तो ये क्योंकि इनकम्प्लीट फिल है तो इसलिए हम कॉपर को क्या कंसीडर करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। आ गया ये समझ में कि जो वो एलिमेंट्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल जो होती है वो इनकम्प्लीट फिल होती है, आइदर इन ग्राउंड या फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है,
और हाँ, अगर आपको जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो को देखते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कमेंट में करके बता सकते हो। तो मैं सारी जितनी भी डाउट्स हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखते टाइम। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप उसे कमेंट कर दो, उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो फॉर्म कर दूंगी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें अब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो अब आपको बहुत ईजी होगा वो समझने में। हमने क्या बोला, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये सारे 12th ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो ये कैसे होते हैं हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, अब देखो यहाँ पर आप इसे हम क्या लिखेंगे, आर्गन, 3D, 10 एंड 4H2, है ना। तो अगर हमारा जो आर्गन है ये हमारी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो उस टाइम पे जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो यहाँ पे ये तो इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट हो गई, है ना। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम जिंक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ये कितना रह जाएगा, 3D 10। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फिल है, इनकम्प्लीट नहीं है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरीके से यही चीज़ कैडमियम और मरकरी के साथ भी होती है। तो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, चाहे ये जिंक की फॉर्म में इन्हें हम ले या फिर जिंक 2 पॉजिटिव आइदर इन ग्राउंड या फिर एक्साइटेड स्टेट, इनकी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है, कम्प्लीटली फिल है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया किस तरीके से आपको लर्न करना है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद के मतलब कि इनकी सीक्वेंस क्या है, ये आपको कैसे लर्न करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलो अब क्या पढ़ना है हमारे को, जो हमारे ट्रांजिशंस एलिमेंट हैं, ठीक है, इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, रेडियस हो गया, डेंसिटी हो गई। तो एक एक करके अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो आप जैसे ये अभी वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको एक सजेशन है कि इसे इस तरीके से देखो कि आपको ये साथ साथ लर्न होती रहे, क्योंकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। आप जैसे ही वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ इसे एक कॉपी लेके बैठो, नोट करते रहो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर, और इसे साथ साथ अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। और एक बार जैसे ही वीडियो एंड करोगे तो उस सबको अपने माइंड में रिवाइज कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल है। तो आप बहुत ईजिली इस वाले चैप्टर से अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमें क्या पढ़नी है, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियाई का हमें सीक्वेंस अगर बोलें तो जनरल टर्म में हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर ये पीरियड है तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये तो आपको पता है ना, कि इधर से जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि अगर हम ग्रुप में बात करें तो साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही होती हैं, है ना। ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो आपको मैं अब यहाँ पे बताती हूँ। एक सेकेंड मेरा, हाँ। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की तो यहाँ पे देखो किस तरीके से देखने को मिलता है एटॉमिक रेडियाई का ग्राफ। पहले स्कैंडियम से लेकर के अगर हम बात करें क्रोमियम तक, तो पहले तो रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज कर दी है, तो यहाँ तक तो सही है। इसके बाद देखा गया कि क्रोमियम तक तो डिक्रीज करी, फिर मैग्नीज से लेकर के निकल तक रेडियस कैसी रहती है, कांस्टेंट, यानी कि ना इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज करती है। फिर कॉपर एंड जिंक, इस टाइम क्या होता है, रेडियस इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे आपको ये दिख गया होगा कि ये तो आपका जो आप जनरली पढ़ते थे उससे वेरी कर रहा है। इसे नोट कर लो इतनी चीज़ कि स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक पहले डिक्रीज कर रही है, फिर मैग्नीज से निकल कांस्टेंट रहती है रेडियल, और इसके बाद कॉपर टू जिंक क्या होती है, इंक्रीज करती है। अब ये किस वजह से ये थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे स्कैंडियम से हम क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए रेडियस डिक्रीज कर रही है, बात समझ में आती है। पर यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीज और से निकल तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पर यहाँ पर रेडियस क्यों नहीं डिक्रीज कर रही, कांस्टेंट क्यों रह रही है। देखो इसका पीछे एक रीज़न है। एक यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे होते हैं। एक तो हमारा कौन सा है, न्यूक्लियर चार्ज